स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करें अपनी नए नए टॉपिक की नई वीडियो के साथ। तो जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या की थी, वही गोश्त फॉर्म के बारे में पढ़ा था। गोश्त फॉर्म देखी थी, गोश्त फॉर्म कैसे काम करती है, उसकी लिमिटेशंस क्या आती हैं। आज हम उसी टॉपिक को अपना नेक्स्ट रखेंगे। तो देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करेंगे। उस पहली वीडियो में हमने क्या किया था, गोश्त फॉर्म की थी, गोश्त फॉर्म का प्रूफ देखा था कि किस तरह से प्रूफ की गई थी गोश्त फॉर्म, और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की थी। आज हम क्या करेंगे भाई, सिंपल वेरिफिकेशन करेंगे गोश्त फॉर्म का। सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गोश्त फॉर्म। देखो भाई, गोश्त फॉर्म ने क्या बताया था कि इसके अंदर जब हम इसको प्रूव करेंगे तो गोश्त फॉर्म किसके ऊपर अप्लाई होती है। एक जो क्वेश्चन सरफेस हम मानते हैं, जो सर्कुलर सरफेस मानते हैं स्फेरिकल, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। साथ में क्या होती है, जो ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जो एरिया वेक्टर होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, दोनों बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तब ये क्या करती है, काम करती है। अब देखो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, और सबसे मेन बात क्या है, गोश्त फॉर्म को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए उस सरफेस के ऊपर। अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं है तो वहां पर आप गोश्त फॉर्म को किस तरह से प्रूव करेंगे, वहां पर आपकी गोश्त फॉर्म प्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्या भाई, एक सिलेंड्रिकल सरफेस हम एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर लिया, और मान लेते हैं इसके एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जा रही है इस तरह से। हमने यहां से दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस साइड से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, और इस साइड से क्या हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल के जा रही है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया भाई, इसका ये हमने मान लिया इसका फर्स्ट सरफेस, ये क्या मान लिया, सेकंड सरफेस, और जो इसका जो कवर्ड सरफेस बचका जो बीच का रीजन है, इसको हमने मान लिया भाई थर्ड सरफेस। ठीक है, तो हमने इसके 3 सरफेस एज्यूम कर लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसके अंदर से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फर्स्ट सरफेस से एंटर कर रही है, और सेकंड सरफेस से क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो देखो इसके ऊपर जब हम क्या करते हैं, गोश्त फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो गोश्त फॉर्म आप किस तरह से अप्लाई करोगे, इस सरफेस के लिए अलग होगी, इस सरफेस के लिए अलग, और जो हमारा कर्व सरफेस बच जाता है इसके लिए क्या होगी, अलग हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस, इसको S1 मान लो या 1 मान लो, कुछ भी, ऑन सरफेस फर्स्ट सरफेस के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी फाई ई, अकॉर्डिंग टू गोश्त फॉर्म हमारे पास क्या होती है भाई, ई डॉट ds होती है। अगर मैं इसको कर देता हूं भैया, चलो इसका सरफेस एरिया मैंने S1 से ही दिखा दिया कि ये हमारे पास S1 है, इसको मैं S2 मान लिया, और ये हमारे पास क्या होगा भाई S3, हमने इसको मान लिया। ठीक है, हमने दिखा दिया यहाँ पर S1। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो हमारे पास क्या होती है भाई, ई डॉट ds होती है। इसका क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। अब अकॉर्डिंग टू गोश्त फॉर्म, जीटी लिख दिया, गोश्त फॉर्म भाई। अब देखो फाई होती है, अगर फर्स्ट सरफेस के ऊपर हम देखते हैं तो यहां पर क्या लिखूंगा, फाई S1 लिखूंगा। फाई S1 मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds डिवाइड बाई S1, लिमिट लगा दी हमने S1 की। अब इसके अंदर देखो जो हमने S1 माना, इसका जो ds ये कहां पर होगा, तो देखो भाई ये पूरा सरफेस है। इसी तरह इसके अगर मैं इसको एरिया वेक्टर बनाऊंगा, तो एरिया वेक्टर बनाने के लिए क्या क्या करूंगा, आउटवर्ड की तरफ एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, जो जी क्या होता है, आउटवर्ड। अब इस सरफेस के अंदर देखो, अगर मैं यहां से इसको सोल्व करता हूं, फाई S1 इज इक्वल टू ई डॉट ds, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ds इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका एन वेक्टर हमने दिखा दिया भाई एरिया वेक्टर बनाने के लिए, और साथ में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब यहां पर देखो फाई S1 इज इक्वल टू, अब यहां पर जो एंगल हो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जा रही है, हमारा नॉर्मल है इस साइड में, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर जब हम पुट करें तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है आपकी।
तो यहां से आपकी क्या हो जाएगी, डी एस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एस के अंदर टोटल। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डी ई एस वन बाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाती है फर्स्ट सरफेस के ऊपर। इसी तरह अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड सरफेस के ऊपर, फाइव एस टू, तो फाइव एस टू हमारे पास क्या होगी, सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर एस टू ई डॉट डी एस, या फिर डॉट को हटा देंगे, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एन यूनिट वेक्टर इनटू में कोस थीटा। अब देखो सेकंड सरफेस के ऊपर जब हमारे पास जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर निकल रही है, इस तरफ है, लेकिन देखो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो क्या होगा, इसके आउटवर्ड में जाएगा भाई एन। अब देखो जो एरिया वेक्टर है एन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, 0 डिग्री। तो यहां से जब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगी भाई, देखो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, और ds का क्या हो जाएगा, s सरफेस इंटीग्रल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, es2 हमने यहां पर लिख दिया भाई। तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। अब आ जाओ थर्ड सरफेस के ऊपर, ऑन s3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन s3। तो देखो भाई यहां पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी लेंथ है, अगर मैं इसके ऊपर इसका एरिया वेक्टर दिखाता हूं तो देखो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन क्या किया, इसका जूम कर लिया, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर दिखाऊंगा तो एरिया वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा भाई, नॉर्मल, यानी ऊपर की तरफ जाएगा आउटवर्ड। अगर नीचे की तरफ दिखाओगे तो इनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे दिखाओगे तो इनवर्ड, लेकिन जाना कैसे चाहिए भाई, अपवर्ड जाना चाहिए ना, नहीं आउटवर्ड में जाना चाहिए, तो आउटवर्ड में हमने इसको दिखा दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस डायरेक्शन में, यानी यहां से लेकर S1 से S2 जा रही है ऐसे। अब ये जो हमारे पास हमने एरिया वेक्टर दिखा, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे फाइव ऑन S3, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, S3 हम लिख देंगे, और यहां पर हो जाएगा E डॉट ds एन वेक्टर इनटू में cos थीटा। लेकिन देखो यहां पर हम बता सकते हैं, लेकिन थीटा हमारे पास कितना भाई, 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, और ये ऐसे जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जा रही है, और हमारा जो एरिया वेक्टर वो ऐसे है, दोनों क्या हो गए 90 डिग्री, तो एंगल 90 का बन गया। तो यहां पर जब हम पुट करेंगे तो देखो भाई यहाँ पर थीटा कितना बना, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो फिर जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे थर्ड सरफेस के ऊपर तो हम ये लिख सकते हैं, तो जो इसके अंदर अगर हम क्या पुट करते हैं भाई, cos थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर सारे क्या टोटल क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर 5 क्या लिख देंगे 0। अगर हम अब इस टोटल सरफेस के ऊपर हम क्या देखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 5s1 प्लस 5s2 प्लस 5s3, तीनों सरफेस के हम दिखा देंगे। अब 5e s1 की वैल्यू आ गई भाई माइनस ई s1, ठीक है, और इसकी सेकंड क्या आ गई भाई ई s2, और थर्ड की हमारे पास क्या आ गई 0। अब देखो यहां से हम क्या बोलेंगे, S1 और S2 दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, तो दोनों का जो सरफेस एरिया होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो यहां से जो 5 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गए वो क्या हो जाएगी 0। तो देखो यहां पर ही हमने क्या कर दिया, गोस फॉर्मूला इसका सिंपल वेरिफिकेशन किया है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि देखो इस सरफेस के ऊपर हमने कहीं पर भी चार्ज को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मानी थी जो क्या जा रही थी S1 से एंटर कर रही थी, S2 से लीव करके जा रही थी, और इसके तीनों सरफेस के ऊपर हमने क्या दिखा दी भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दिखाई। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसकी वजह से आई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन जो टोटल चार्ज था इसके ऊपर हमने चार्ज नहीं दिया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करें भाई, सिंपल वेरिफिकेशन करेंगे गोस थ्योरम की। तो ये थी आपकी गोस थ्योरम की वेरिफिकेशन। नेक्स्ट हम करते हैं भाई अपना कि जो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो उस कूलम्ब्स लॉ को हम गोस थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गोस थ्योरम।
गोस थ्योरम से हम किस तरह से निकालें भाई कूलम्ब्स लॉ को। तो देखो गोस थ्योरम से सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वही गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोस थ्योरम का यूज करना है। तो ये हमने क्या मान लिया भाई, स्फेरिकल सरफेस मान लिया। इसके सेंटर के ऊपर हमने क्या रख दिया भाई, प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। इसकी रेडियस मान ली हुई हमने कितनी, आर हमने क्या मान ली, इसकी रेडियस मान ली, ठीक है। और इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पर क्या मान लिया, पी पॉइंट मान लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर क्या दिखानी होती है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दिखाएंगे, यानी कूलम्ब्स लॉ को हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। अब देखो यहाँ पर चार्ज क्या हुआ है, तो सारा चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड में जाएगी, ठीक है। अगर पी पॉइंट के ऊपर दिखाएंगे तो पी पॉइंट के ऊपर मैं क्या कर लेता हूं, एक स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लेता हूं। अगर इस टोटल का सरफेस एरिया मेरे पास क्या है, एस है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, जो पार्ट हमने एज्यूम किया है, डीएस हो जाएगा। अब एरिया को वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, एरिया वेक्टर बोलते हैं जिसको, ये क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा और नॉर्मल यानी एन दूसरी साइड में हो जाएगा। अगर हम यहां से दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने क्या दिखा दिया, आर यूनिट वेक्टर दिखा दिया भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, और सेंटर के ऊपर हमने पॉइंट ओ एज्यूम कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम के हेल्प से हम जो कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या था भाई, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करके दिखाएंगे इस गॉस थ्योरम का यूज करके भाई, ठीक है। तो देखो भाई यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, सिंपली एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करके बताई है। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहते तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो देखो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो किसके इक्वल जाती है भाई, एक तो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ई डॉट ds और इज इक्वल टू क्या हुआ, क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे दोनों फार्मूलों को। तो देखो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ई डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम देखते हैं, यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ds कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds और जो e है भाई हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसके बीच में एंगल कितना है, यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में है और जो हमारा एरिया वेक्टर है n वो भी दोनों के सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि e ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया भाई। अब देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अंदर मेरे पास क्या बच गया भाई, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया e ds इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। अब जो कांस्टेंट टर्म उसको क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो भाई, ठीक है। और जो हम इंटीग्रेशन करते चल रहे हैं भाई, ये किसके ऊपर है, पूल सरफेस के ऊपर है। ध्यान रखियो पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन लग रहा है हमारा, कहीं आप इसको छोड़ दो, ठीक है, ये लिखना है आपने। अब जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर लिया हो भाई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिया है। अंदर बच गया इंटीग्रेशन के अंदर ds इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई जो सरफेस इंटीग्रल है सरफेस का, वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, रेडियस है r, तो कितना होगा भाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो ds की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम e की वैल्यू निकालते तो e की वैल्यू क्या होगी, क्या हो, डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर इनटू में एप्सिलॉन नॉट। हमने लिख दिया भाई। लेकिन देखो हमें क्या निकालना है, फोर्स। यहां पर हमारी क्या निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप फोर्स किस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो यहां पर लिख दो बट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी क्या होती है, F बाई क्या होती है, क्या नॉट होती है, ठीक है। तो F बाई क्या नॉट हमने मान ली। यहां से अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो फोर्स क्या हो जाता है, E इंटू में क्या नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो E इंटू क्या नॉट हमारे पास फोर्स आ गया। तो इसको मैं यहां पर कर देता हूं नेक्स्ट। तो देखो यहां से अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको मैं क्या कर देता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो देन F इज इक्वल टू E की वैल्यू आई है क्या हो, डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर। 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और r क्या लिख दिया भाई हमने बाद में लिख दिया, इनटू में क्या है भाई
क्यू नोट है हमारे पास, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। तो यही था भाई हमारे पास कूलम्ब्स फार्मूला। देखो इसके अंदर हमने लिखा Q1 Q2, यहाँ पर हमारे पास आया है क्यू नोट, तो यहाँ पर आप Q1 Q2 भी दिखा सकते हो, ठीक है। क्यू को Q1 से रिप्लेस कर दो, क्यू नोट को Q2 से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास वही सेम फार्मूला है। तो कूलम्ब्स लॉ को हमने क्या किया भाई, गोस्ट थ्योरम का यूज करके हमने इसको क्या करके देखा है, ड्राइव करके देखा है कि ये फार्मूला हम किस तरह से निकाल सकते हैं गोस्ट थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं अपने। तो जो भी ये चीजें आपको बताई जाती है, आशा करता हूं आप इनको ध्यान से देखते होगे और अच्छे से समझते भी होगे। तो देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। फील्ड ड्यू टू uniformly long straight charged wire। ये हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक है भाई। तो हम फील्ड की बात करेंगे किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये अब देखो जो हमें लॉन्ग पता है, ये लॉन्ग कितनी हो सकती है भाई, इसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो देखो भाई यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक चार्ज वायर ले लेता हूं, इसको मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लेता हूं इस तरह से, ठीक है। इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रही है और इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रही है, हमें कुछ नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मान लिया मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। अब यहां पर हम क्या करें भाई, फील्ड दिखाएंगे कि इसकी वजह से जो टोटल फील्ड आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी। तो यहां पर देखो, अब इसके अगर मान लेते हैं हम कहीं पर भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, मैं मान लिया ये पी पॉइंट मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इस पी पॉइंट की डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट से क्या होगी, कम। जैसे जैसे हमारे पास इस तरफ पॉइंट बढ़ते जाएंगे, इस पी की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, वेरी होती जाएगी, और इस तरफ भी क्या होगी, डिस्टेंस वेरी होती जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हर पॉइंट के ऊपर इसकी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस हमारी चेंज होगी, चाहे वो थोड़ी सी चेंज हो, तो उसी की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे फील्ड के अंदर चेंज आ जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी वही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के। तो अगर डिस्टेंस हमारी आर की वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होती है, चेंज होती है। तो यहां पर हमने क्या मानी है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर मानी है। इसके अगर एक पॉइंट भी हम चेंज करते हैं, तो उस पॉइंट की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होकर हमें मिलेगी। तो इसके ऊपर हमारे पास एक कांस्टेंट फील्ड की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो जब कांस्टेंट फील्ड की वैल्यू नहीं आएगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर हमने दो पॉइंट हमें जूम कर लेते हैं यहाँ पर, मान ली यहाँ पर एक ये पॉइंट मैंने जूम कर लिया, एक ये पॉइंट जूम कर लिया। अगर इस पोर्शन की वजह से यहाँ पर फील्ड दिखाऊंगा तो किस तरफ जाएगी भाई, इस तरफ। अगर इस पोर्शन की वजह से फील्ड दिखाऊंगा तो क्या जाएगी, इस तरफ। दो डायरेक्शन होगी। फिर इसको मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करूंगा। अगर इसको करूंगा तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया भाई, एक इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा। फिर अगर इसको करूंगा तो एक कंपोनेंट तो इसी के लॉन्ग जाएगा, दूसरा क्या हुआ, इसी के लॉन्ग जाएगा। अगर यहाँ पर ये थीटा बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई हमारे पास E1 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, ठीक है। अब देखो जो टोटल आएगी वो हमारे पास ये किस टाइप का केस आ रहा, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिखाई थी हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, हमारे पास वैसा केस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपवर्ड आएगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को ऐड करके। लेकिन देखो जैसे ही आप डिस्टेंस चेंज करोगे, थोड़ा सा पॉइंट चेंज करोगे, डिस्टेंस वेरी होते ही इस फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। और सबसे मेन बात यहाँ पर हमने क्या ली भाई, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली है। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्यों ली हमने, इसका क्या रीजन, हम सिर्फ लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी ले सकते थे, उसका क्या इफेक्ट आएगा।
तो देखो इसका रीजन ये है, अगर आप एक इनफाइनाइटली चीज लेते हैं, अगर उसमें से थोड़ी सी चीज अगर उसमें ऐड कर देते हो या थोड़ी सी चीज उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर लेते हैं और हम उसके अंदर से थोड़ा सा चार्ज यानी डिस्टेंस थोड़ी बहुत वेरी करवाते हैं हमने, तो चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा। और इनफाइनाइट में से अगर थोड़ा सा चार्ज कम हो जाए या थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाए तो उसके ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके अगर यहां से देखते तो यहां पर हमारे पास क्या होगा भाई, ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन वाला हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हम एक सरफेस के अंदर क्या कर देते हैं भाई, डाल देते हैं। जैसे हमने क्या मान लिया, एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस हमने मान लिया जैसा हमने अभी किया था, ठीक है। वेरिफिकेशन करते टाइम हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हमने इसके अंदर डाल दिया भाई, इसके एक्सिस के अबाउट ये हमने डाल दिया। इसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है भाई, पॉजिटिव चार्ज हमने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये यहां पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ जाएगी भाई, अब इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, नीचे की तरफ देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी, अगर अपवर्ड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इस सरफेस के ऊपर हम देखते हैं, हम क्या करते हैं भाई, वही तीनों सरफेस हम जूम करेंगे, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और जो थर्ड हमारे पास वो क्या है, कर्व्ड सरफेस है, ये सरफेस थर्ड। अगर इस सरफेस के ऊपर मैं इनका एरिया वेक्टर दिखा देता हूं, क्योंकि गॉस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा भाई इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। या फिर जो अगर हम यहाँ पर सरफेस से जूम करेंगे तो इसका भी क्या होगा, इस तरफ आउटवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड में हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। तो देखो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या है, सेम ही है, चाहे हम वो ले लें चाहे ये सरफेस ले लें, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं भाई, तो देखो हमने पी पॉइंट यहाँ पर जूम किया था, ठीक है, इस केस में, तो यहाँ पर भी हम पी पॉइंट अपना कहां पर जूम करेंगे भाई, इस सरफेस के ऊपर जूम करें, मान लिया हमने कहीं पर भी यहाँ पर हमने पी पॉइंट अपना जूम कर लिया, इस पी पॉइंट के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, फील्ड की वैल्यू दिखाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास क्या आती है, अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो देखो अगर ये फर्स्ट सरफेस है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड सरफेस है, इसको मैं S1 मान लेता हूं, इसको S2 मान लेता हूं, तो देखो यहां पर ऑन द सरफेस S1 एंड S2 सरफेस के ऊपर E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ds है, ds इंटू में ये जो एरिया वेक्टर है इसके बीच में एंगल कितना है, ये ds आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या भाई परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी फाई ई, इसकी S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू E डॉट ds या E ds, डॉट को उठाने में कोस थीटा लगा देता हूं, तो कोस थीटा, तो यहाँ पर जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी भाई, E ds कोस 90 डिग्री, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है नीचे की तरफ और ये ऐसे है, तो दोनों में जो हमारे पास वैल्यू आएगी भाई उनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर भी, और अगर इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ और ये डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों को अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स cos 90 वैल्यू क्या है, 0, तो फाई ई हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू क्या होगी भाई, 0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 0 क्या हुई है, क्योंकि एंगल दोनों बीच में क्या है, 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं भाई थर्ड सरफेस के लिए, जो मैंने थर्ड सरफेस यहाँ पर एज्यूम किया है S3, तो S3 सरफेस के लिए हम मानेंगे, तो देखो S3 सरफेस के लिए मैं इसको रब कर देता हूं भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें करने के लिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो ऑन सरफेस S3 सरफेस के लिए जब हम देखते हैं तो थर्ड सरफेस के लिए हमारे पास फाई ई की क्या वैल्यू हो जाएगी, ई ds
कोस थीटा। यहाँ पर पूरे सरफेस के ऊपर बता लगा दिया भाई हमने। अब देखो यहाँ पर थीटा कितना है, जो नॉर्मल एरिया वेक्टर एन भी उसी तरफ है और हमारी ई भी उसी तरफ है, ठीक है। अब देखो चाहे तो आप इस सरफेस पे दिखा सकते हो, चाहे आप इस सरफेस के ऊपर दिखा सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए जो एंगल हो कितना है 0 डिग्री हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना आ जाएगा भाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एंगल हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ई डी एस बच जाएगा भाई, ठीक है। थीटा में यहाँ पर लिख देता हूँ कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं हर एक चीज को कॉपी करके लिखते हैं, तो कोई इसको छोड़ ही देगा तो फिर छोड़ने से प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कितने आ गए भाई ई डी एस। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको क्या निकालो, बाहर निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई भाई बाहर, और सरफेस इंटीग्रल किसका बच गया हमारे पास डी एस का बच गया। अब देखो जो डी एस का जो सरफेस इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या होगा, अब इसमें देखो जो कवर्ड सरफेस है इसका सरफेस इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल है, इन दोनों सरफेस का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तो जीरो हो गए, बचा ये बीच वाला पोर्शन। अगर मैं इसकी लेंथ कितनी मान लेता हूँ भाई, एल मान लेता हूँ, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसकी लेंथ में एल मान लेता हूँ तो कितनी होगी बीच का, जो डीएस आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो आपको ध्यान करिए फॉर्मूले 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल का क्या मतलब है, ये आर हमारे पास कहां से लेकर कहां तक है, जो ये एक्सिस है ना जहां पर हमने वायर डाली थी यहां से लेकर वो इस सरफेस की जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास आर है, और इसकी लेंथ क्या है एल के इक्वल है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो E = 2 पाई आर एल हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन देखो भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, बट यहां से तो ये फॉर्मूले से तो निकाल दी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो किसके इक्वल भी होती है, क्या वो बाई एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल होती है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या की वैल्यू नहीं पता होगी, हमने चार्ज को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अगर इस चार्ज की वैल्यू हम निकालेंगे तो उस चार्ज की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यहाँ पर जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा वो किसके ऊपर कर रखा भाई, लेंथ के ऊपर। तो यानी एक स्ट्रेट वायर यानी स्ट्रेट लेंथ के ऊपर हमने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो लेंथ की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक पॉइंट के ऊपर निकालो तो क्या निकलेगी, उसकी डेंसिटी निकल के आएगी, तो हम डेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्या होता है, क्या वो डिवाइड बाय जो टोटल लेंथ होती है हम उससे क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या बाय एल आ गई, और यहां से अगर हम क्या की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा भाई लैम्डा इनटू में एल। तो यहां से हमारी क्या की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर मैं यहां पर क्या की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इनटू में एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो वैल्यू आ गई, एक यहां से दूसरे हमारे पास यहां से दो वैल्यू आ गई, तो दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे भाई, ठीक है। इसको रब कर देता हूं ऊपर वाले को, यहां से कर दिया भाई, तो दोनों को इक्वेट कर दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से E इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई भाई, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, ठीक है। इनको हमने इक्वल पुट कर दिया। अब यहां से क्या कर दो, हमें क्या निकालनी भाई, फील्ड निकालनी ना, तो E की वैल्यू यहां से निकाल दो। तो E की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई, यहां से देखो दोनों साइड में L है, L से L हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। तो ये हमारे पास क्या जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है भाई, जब हम किसके दिखाते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे पास, और इसमें ध्यान रखना है आपको इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी, यानी सरफेस से क्या निकल के जा रही है, बाहर निकल के जा रही है। लेकिन कब, लेकिन जब लैम्डा जो हमारे पास लैम्डा है ना इसकी वैल्यू क्या हो लेस देन 0, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी भाई, ठीक है। सॉरी इसमें एक बात आपने ध्यान रखिए कि फर्स्ट है और एक ये है। तो देखो एक लैम्डा की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 और एक लैम्डा की वैल्यू क्या हो लेस देन 0। तो जब लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा चार्ज 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है आउटवर्ड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रेडियली आउटवर्ड
और यहाँ पर अगर हम चार्ज मानते हैं लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 तो चार्ज कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इनवर्ड हो जाएगी। तो ये हमारे आज के 2-3 टॉपिक थे भाई जो हमने गोस थ्योरम के ऊपर अप्लाई किए उसको वेरीफाई किया गोस थ्योरम को कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ड्राइव करके देखा है गोस थ्योरम का यूज करके और हमने क्या किया भाई फील्ड की वैल्यू निकाली लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको करें जैसा भी आपको लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ बच्चे हैं जो डेली कमेंट करते हैं तो उनको मैं थैंक्स बोलता हूं। तो और बाकी के जो बच्चे हैं वो भी कोशिश करें जैसी वीडियो लगती है आप मुझे बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।